आदाब, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। दूसरी स्क्रीन में शाहनवाज बदर कासमी साहब हैं। देवबंद से आप रिपोर्टिंग करते थे तो उस वक्त सहाफ़ी हुआ करते थे, सहाफ़त से हमारा ताल्लुक़ हुआ आपसे, लेकिन उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि सहाफ़त के अलावा इन्होंने बिहार जा कर के जो काम शुरू किया है वो बड़ा ही माना खेज है, इस हवाले से कि इन्होंने विज़न इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया। वो बहुत ही मेयारी अंदाज में काम शुरू वहाँ पर किया है, वो हम तक रिपोर्टें पहुँचती रहती हैं। इसके अलावा समाजी हलकों में, सियासी हलकों में बहुत ज़्यादा सरगर्म रहते हैं। मिल्लत को के इशूज़ को लेकर के ख़ास तौर से नौजवानों में किस तरह से बेदारी लाई जाए, उनको कैसे मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक नौजवान जब सोचने लगता है और करने लगता है तो जाहिर सी बात है सबकी नज़रें पड़ती हैं। अभी 30 साल भी मुश्किल इनकी उम्र होगी और 60 की फिक्रमंदियाँ इन्होंने ओढ़ ली हैं। आज दिल्ली में मुझसे मुलाकात हुई तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक पॉडकास्ट करूं। बिहार की जो समाजी सूरत हाल है, बिहार की सियासी सूरत हाल है, बिहार की तालीमी सूरत हाल है, खुद बिहार के मुस्लिम नौजवानों में क्या कुछ चल रहा है, तमाम चीज़ों पर चर्चा करूं। और सबसे पहले तो बदर कासमी साहब की अपनी ज़िंदगी क्या है, वो उन्होंने अपना करियर कहाँ से शुरू किया था, कहाँ से पढ़ाई की, उसके बाद से कैसे वो सहाफ़त में आए। एक बहुत ही खारदार वादी में आपने कदम रखा है और मुस्कुराते हुए उस पर सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने अपना जो करियर है कहाँ से शुरू किया था, कब शुरू किया था और कैसे आगे बढ़े? अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। एशिया टाइम्स के जितने भी हमारे नाजरीन हैं उनको मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आपने करियर की जहाँ तक बात की, मेरी तालीम देवबंद में हुई और हमने अपने करियर की शुरुआत भी देवबंद से की। जी, सहाफ़त से आगाज़ किया, राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान एक्सप्रेस वगैरह में शुरुआत की। उसके बाद हम एक तैयब ट्रस्ट नाम के एक NGO में तकरीबन 5-6 साल जॉब किए। तो इस दरमियान हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और जाहिर सी बात है जो तालीम से हमने सीखा और फिर उसको अमली तौर पर किस तरह से करना है, और वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल चुका है। तो हम भी उस तब्दीली को महसूस करते हुए अपने आप को बदलने की कोशिश किया और कोशिश करते हैं कि एक बेहतर से बेहतर निज़ाम के साथ, अच्छे निज़ाम के साथ, और हम काम पर यकीन रखते हैं। जाहिर सी बात है अब लिखने बोलने का दौर तो है, लेकिन असल है काम का। अगर आप काम करेंगे, आप किसी भी शहर में रहेंगे, आपके काम की आज भी हौसला अफजाई होती है और आज भी काम की सख्त ज़रूरत है। एक 30 साल का नौजवान 60 साल की फिक्रमंदियाँ ओढ़ लेता है। ये जो फिक्रमंदी आपके अंदर मैं देख पा रहा हूँ, जब से आप बिहार गए हैं और वहाँ आपने एक स्कूल शुरू किया, विज़न इंटरनेशनल स्कूल, उसकी एक्टिविटीज़ हमारे सामने होती हैं। उसके अलावा आप वहीं नहीं रुके, वहाँ की बिहार की जो भी समाजी सूरत हाल है, मुसलमानों की सियासी सूरत हाल है, नौजवानों की जो सूरत हाल है, उसमें बहुत पेश रहते हैं। जहाँ कोई मामला हो जाए उसमें बहुत आगे आ जाते हैं आप। देखिए, हम लोग जिस इदारे में पढ़े हैं दारुल में, वहाँ हमने अपने असातिज़ा से यही सीखा। आज भी मैं समझता हूँ कि जो बड़े इदारे हैं, ख़ास तौर से देवबंद, अलीगढ़, अगर आप देवबंद में फैज़ याफ्ता हैं तो आज भी आपके खून में हज़रत नानोतवी का खून दौड़ता है। सर सैयद से अगर आपने अलीगढ़ से पढ़ा है तो सर सैयद का खून दौड़ता है। तो इन बड़ी दरसगाहों में हमारे असातिज़ा आज भी हमको उसी अंदाज से हमारी तरबियत करते हैं कि आप यहाँ से जाने के बाद अमली मैदान में किस तरह काम कर सकते हैं। तो हमने उस फ़िक्र को, और जो भी हमारी तालीम थी, हमने कोशिश की कि हमारे पास कई सारे ऑप्शंस थे। हम ज़ाहिर सी बात है सरकारी मुलाजमत में भी जा सकते थे, इसी तरीके से बैरूनी ममालिक भी जा सकते थे, और इंडिया में भी बहुत सारे जो मौक़े थे। लेकिन उन तमाम सहूलियात को छोड़ करके मैं अपने नौजवानों को ख़ास तौर से ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला है माली मसला। अक्सर लोगों की तालीम होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। जी, खुश रहने का जो सबसे आसान फार्मूला है, जो हमने अपने आप को उसको आजमाया है कि अपने अखराजात कम कर दीजिए। अगर आपके अखराजात कम होंगे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं आप अगर उसके बुनियाद पर अगर अपनी ज़िंदगी जीने की आदत डाल लेंगे तो आप परेशान नहीं रहेंगे। कम से कम सहूलियात में भी आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है अमली काम, कि आप जहाँ ज़रूरत हो काम की, उस जगह का हमको इंतखाब करने की ज़रूरत है। हम काफ़ी वक्त देवबंद में गुजारे, लेकिन हमको लगा कि देवबंद में उस तरह के कामों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने अपने अमली काम का मैदान बिहार को बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में विज़न इंटरनेशनल स्कूल के नाम से 2018 में हज़रत मौलाना साउल हक कासमी और बिहार के कई जाने पहचानी शख्सियात के मौजूदगी में उसका आगाज़ हुआ। पिछले 4-5 सालों में हमने जो कुछ भी काम किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे हमारी तस्दीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन बिहार के
18 अजला और बिहार से बाहर के बच्चे, ये बड़ी दिलचस्प बात है जी कि आज तक मेरे इल्म में तो नहीं है कि बिहार से दूसरे रियासतों के बच्चे पढ़ने के लिए जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में बच्चे हैं और मेरी ख्वाहिश है कि ये निज़ाम दूसरे इदारों में भी हो। बिहार बहुत कुछ बदल रहा है और पूरे मुल्क में बदलाव है, और ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि ये दौर जो है तालीमी इनकलाब का है। आप जितने भी ज़िंदगी के शोबे हैं, जो भी मायूसियाँ हैं, जो भी हालात हैं, अगर आप उसका मुकाबला करना चाहते हैं, आप उससे छुटकारा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस मायूसी से निकले, तो एक ही हल है, या तो खुद आप मेहनत से पढ़ें या अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाएं। जो बुनियादी एजुकेशन है, मेयारी तालीम, उस पर तवज्जो दें। यकीनन ये तमाम हालात से खुद ब खुद निकलेंगे और इंशाअल्लाह एक चेहरों पे भी मुस्कुराहट रहेगी और ज़िंदगी में भी आप खुशी महसूस करेंगे। बड़ी अहम बात आपने बताई कि खुशी का राज क्या है जिंदगी में। और दूसरी बात जो बड़ी अहम, जो मुझे लगी बड़ी हैरत अंगेज खुशी की बात है कि बिहार में दूसरे स्टेट्स के बच्चे आपके स्कूल में, कैंपस में पहुंच रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ये जो दूसरे तरफ के लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, आमतौर पर ये होता था कि बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं हर एतबार से, जॉब के लिए, पढ़ने के लिए, वहां से पलायन होता है। आपने उस पलायन को न सिर्फ रोका, दूसरों को मुतवज्जे किया। क्या खास है आपके विजन इंटरनेशनल स्कूल में, कैसा कैसे हो रहा है? बिहार को खुद बिहार के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे लिए दिल्ली है, यूपी है, मुल्क के दूसरे रियासतें हैं, बड़े शहर, उसी तरह बिहार है। बिहार की जो तस्वीर पेश की गई वो सही तस्वीर अभी भी दुनिया के सामने और मुल्क के सामने नहीं है। बिहार में हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं। इस वक्त काम करने के लिए पूरे मुल्क में सबसे बेहतर माहौल मैं समझता हूँ बिहार में है। हमने एक छोटी सी कोशिश की तो उसके असरात हमने महसूस किया, और बिहार में बहुत अच्छे अच्छे तालीम पर काम हो रहे हैं, कई सारे लोग काम कर रहे हैं। और इस सब तब्दीली की बुनियादी वजह मैं मानता हूँ कि कोविड के बाद एक बड़ी तब्दीली आई है कि बिहार के जो बाहर लोग रहते थे, वो चाहे तिजारत में हो, चाहे तालीम में हो, चाहे मुख्तलिफ शोबों में थे, वो कहीं ना कहीं अपने वतन जब लौटे तो उनको अपने वतन से मोहब्बत हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को भी मानता हूँ कि कोरोना का भी एक उसमें कहीं ना कहीं खास रोल है। और जहाँ तक रही मेयारी तालीम और आपका मिशन और विज़न अगर क्लियर हो, आप मेहनत के साथ अपने बच्चों को तालीम दिलाएंगे, तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि मैं कोई ऐसा नया काम नहीं कर रहा हूँ। हमारे मुल्क के दीगर इदारों में जिस तरह से दूसरे स्टेट के बच्चे आते हैं, हमारे यहाँ भी उसी तरीके से आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खुश हैं और एक अच्छे माहौल के साथ और एक अच्छे निज़ाम के साथ हम इदारे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इदारे में बच्चे ऐसे तैयार हो जो लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बने। जी, बहुत अहम बात। बच्चे ऐसे ही तैयार होने चाहिए कि जो सोसाइटी को देने वाले हों। सियासी सरगर्मियां जो आपके स्टेट में हो रही हैं, इस वक्त लोकसभा का चुनाव हुआ है और आपने देखा वहाँ रहे हैं, आप रह रहे हैं, तो आप सरगर्म भी रहे हैं तमाम। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर आप बहुत अहम एक्टिव रहते हैं। 4 जून को क्या नतीजे आप देखेंगे, क्या मेहनत हुई है वहाँ पर सरकार बदलने के हवाले से अगर बात करें? सरकार बदलने के सिलसिले में तो क्योंकि कबल अज़ वक्त कोई बात नहीं कही जा सकती है, लेकिन जो मौजूदा मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है वो 50-50 है। अच्छा। और हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था, और ख़ासतौर से जो हमारी मीडिया है, नेशनल मीडिया, तो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे पहले कि ये इलेक्शन मोदी को मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है या बीजेपी को, तो ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सारे जो हमारे मुल्क में चाहे बिरादरान वतन से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ज़मीर ज़िंदा है, और मैं समझता हूँ उसी बुनियाद पर ये इलेक्शन हुआ है। और ये जो बीजेपी के खेमे में जो बेचैनियाँ हैं और जिस तरीके की जो बातें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो सरकार नहीं बना पाएंगे, सरकार बनाना नहीं बनाना ये उनके बहरहाल वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। ये इलेक्शन आवाम ने लड़ा है और आवामी जो एक नाराजगी थी, कहीं ना कहीं रिजल्ट पे उसका असर आप महसूस करेंगे। ठीक है, ये तो रही सियासत की बात। आप समाजी तौर पर खास तौर से मुस्लिम तंजीमों के दरमियान जो बहुत ही काबिल कदर तंजीमें बिहार में काम करती हैं, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इमारत शरिया हो, उन तमाम हलकों में भी आपकी बड़ी अच्छी मैं रीच आउट देखता हूँ और उनके दरमियान देखता हूँ कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन जो आपका रहता है। तो मुझे बताइए कि ये जो तंजीमें वहाँ पर काम कर रही हैं, अलग अलग मैदानों में मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही हैं, अभी फ़िलहाल किस पेज पर नज़र आती हैं आपको? कहाँ नज़र आती हैं? क्योंकि हम लोग तो एक मामूली तालिब इल्म है और कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है। मैं जितनी भी मिल्लत
कि जो भी जमातें हैं, जो भी अफराद काम कर रहे हैं, मैं किसी को फरीक नहीं मानता हूँ, मेरे सब रफीक हैं। जी। लेकिन मैं एक तीसरी क़यादत की बात कर रहा हूँ जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बड़े अच्छे और मुस्बत नताइज और असरात भी महसूस कर रहे हैं। हम लोग मकामी क़यादत पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको हमने बहुत काफ़ी मजबूत किया। आपने महसूस किया होगा जी। कि एनआरसी के से लेकर के उसके बाद जो कोरोना आया, उसमें तमाम मुल्क के जितने भी अलग अलग रियासत के जो छोटे छोटे अजला हैं, इलाके हैं, वहाँ मकामी लोगों ने ही काम किया। जी। उसके बाद कहीं न कहीं वो मुनज़्ज़म भी हुए, और अब तक उसके असरात हैं। तो एक बड़ी खुश आइन बात है कि इस मायूसी के दौर में भी हर इलाके में कुछ ऐसे अफराद, मुखलिस अफराद मौजूद हैं जो मिल्लत की रहनुमाई के लिए, रहबरी के लिए, उनकी पकड़ इंतज़ामिया पे भी होती है, मकामी अफराद पर भी होती है, और हर वक्त वो मौजूद होते हैं। तो उससे कहीं न कहीं काफ़ी एक मुस्बत और एक अच्छा काम होता है, और हमारे बड़े हमारी सरपरस्ती करें, हमारे लिए दुआएं करें। अल्हम्दुलिल्लाह एक मैं समझता हूँ कि हमें हरगिज़ मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ मौजूदा निज़ाम से और मुल्क के मौजूदा हालात से, कि हमें और शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ काम करने में मज़ा आ रहा है। इस वीडियो को जो अहबाब हमारे देख रहे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि जब जागो तभी सवेरा। तो ये रोना रोने का दौर नहीं है, बल्कि अगर आप तकलीफ महसूस कर रहे हैं तो अपने वक्त को थोड़ा मिल्लत के कामों के लिए दीजिए, उन इदारों को भी दीजिए जो लोग काम कर रहे हैं, समाज में जो लोग अच्छे अफराद काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट कीजिए। जाहिर सी बात है, अगर आप अगर ये ऐसा करेंगे तो यकीनन उससे आप खुद भी मायूसी से निकलेंगे और काम में भी आसानियां पैदा होंगी। एक बात आपने बताई थी पिछली बार जब हम गुफ्तगू आपसे एक मरतबा और हुई थी, तो उसमें आपने यही बात दोहराई थी कि CNRC के बाद एक नई क़यादत नौजवानों की उभरी है, और उसे कैटर करने की ज़रूरत है, उसको संभालने की ज़रूरत है, उसे गाइड करने की, उसको साथ लेने की ज़रूरत है। मुझे बताएं कि ये जो क़यादत जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, नई क़यादत का जो उभर कर के सामने आई है, जो मौजूद है, वो उसको रिकग्निशन ऊपर की जो क़यादत हमारी है उसको कितना मिल पा रहा है? ये मैं तो यही कहूँगा कि हमारे बहुत सारे इदारों पर जो ख़ानदानी इजारतदारी है वो एक बहुत बड़ा मसला है, और उससे मैं समझता हूँ कि मेरी मुखालफत से, मेरे बोलने से या कुछ कहने से कुछ फ़र्क पड़ेगा, वो सिलसिला रहेगा। किसी एक ख़ानदान से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे लगता था पहले कि एक दो ख़ानदान ऐसे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे काम कर रहे हैं तो बड़ी जगह से लेकर छोटी जगह तक तमाम जगहों के हालात एक जैसे ही हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि जो बासलाहियत नौजवान हैं, जो अच्छे नौजवान हैं, चाहे वो तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हैं, चाहे वो तिजारत में हैं, हर जगह चाहे समाजी वर्क कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी शनाख्त और पहचान के साथ और बहुत ही हिम्मत और हौसले के साथ काम कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर हैं, जो हमारे कायदीन हैं, जो भी इस तरह के हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक ताउन तो बहरहाल होता है, लेकिन मैं समझता हूँ उसका बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। हर आदमी अपने अपने लेवल पर, अपने अपने दिलचस्पी के बुनियाद पर काम का इंतखाब करते हैं, और माशाल्लाह काम हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन कामों को जोड़ने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे का एहतराम करने की ज़रूरत है। अगर छोटा आदमी भी, कोई नया आदमी भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसको सराहने की ज़रूरत है। जो लोग काम कर रहे हैं वो तमाम लोग मुबारकबाद और शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। एक और बहुत सियासी टाइप का सवाल है कि 4 तारीख का बड़ी लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है, मुसलमान हिंदू सब उसमें शामिल हैं, और मुसलमान कुछ ज्यादा ही इंतजार कर रहे हैं। और मुसलमान जो इंतजार कर रहे हैं वो तब्दीली चाहते हैं, सियासी तब्दीली चाहते हैं। अगर उनके ख्वाहिश के मुताबिक सियासी तब्दीली हो जाती है और अगले 5 साल उनके मुताबिक सरकार बन जाती है देश में, तब उन्हें क्या करना चाहिए? और अगर नहीं बन पाती है और फिर ये सरकार रिपीट होती है, जो जैसा कि उनका अपना मानना है कि हमारे मुताबिक नहीं है, तो उस हालत में, उस दबाव की हालत में साथ इन्हें अपना अमल और अपना रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मैं यही कहता हूँ कि मुसलमानों के जो नज़रियात हैं, मुसलमानों का जो एक सियासी एजेंडा है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। अच्छा। मेरे जितने भी कायदीन, मेरे जितने भी रहबर हैं, जितने भी सियासी मुस्लिम रहनुमा हैं, वो भी कन्फ्यूज़न के शिकार हैं। हर इंसान को बस अपनी तरक्की के वो ख्वाहिशमंद होते हैं, और माशाल्लाह कौम व मिल्लत पर सियासत करते हैं, और जैसे ही वो राज्यसभा में या MLC MLA बनते हैं, मंत्री बनते हैं, फिर वो कौम के रहबर नहीं बनते बल्कि पार्टी के वर्कर बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो मुसलमानों को अपना जहन साफ करने की ज़रूरत है, और मेरा मानना यह है कि मुसलमानों को अब इस देश में
इसी पॉलिसी पर अमल करने की जरूरत है कि सबका साथ अपना विकास। ये जो हम किसी को हराने के लिए कोशिश करते हैं, ये गलत है और ये सही नहीं है, और हमारा इस्तेमाल होता रहता है। और सियासी तौर पर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय मुसलमान बहुत खुशहाल है और बहुत अच्छी पोजीशन में है। ये मैं समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया और ये जो मौजूदा जो पॉलिटिक्स है, कुछ लोग जानबूझ करके हर मामले में मुसलमानों को इस तरह करने की कोशिश करते हैं। तो हिंदू मुसलमान वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर है, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी मिसाल लीजिए, मैं अपनी मिसाल लेता हूँ। ये इस वीडियो को देखने वाले जितने भी हमारे अहबाब हैं, वो देखें कि आप मजबूत हुए हैं या कमजोर हुए हैं, क्या आप किस तकलीफ में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मुसलमानों का अपना एक सियासी नजरिया यही रखना चाहिए कि इस देश में अगर हमको रहना है तो हमको सबके साथ मिलजुल करके रहने की जरूरत है, और हमको किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कौम के नाम पर हो, मजहब के नाम पर हो, या सियासत के नाम पर हो। सब लोग आपका इस्तेमाल करते हैं। एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते से आप एक अच्छे तरीके से रहिए और मिलजुल करके इस देश की तरक्की में, खुशहाली में हमको काम करने की जरूरत है। और किसी तरह की सियासी बेचैनी के बजाय, अगर आपको जितनी सियासी बेचैनी है, अगर काश तालीमी बेचैनी हो जाए, आपके घर में, आपके गांव में, आपके इलाके में एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा आईएएस, एक अच्छा रहनुमा, है ना, एक अच्छा आलिम पैदा हो गया, तो आप यकीन जानिए इसी में आपकी खुशहाली है, इसी में आपकी तरक्की है। और असल जो एक बदलाव, जिस बदलाव को आप लोग मतलब शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे हैं कि अगर सरकार बदल जाएगी तो हमारी किस्मत बदल जाएगी, की बातें करने वाले लोग हकीकत से बिल्कुल आशना नहीं है। मैं समझता हूं कि असल खुशहाली चाहते हैं तो अपने बच्चों को की तालीम पर तवज्जो देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।